राधे राधे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे गाउस थ्योरम के अगले एपिसोड की, जिसमें अगले पार्ट को हमें पढ़ाना है। और पिछले भाग में आप ये देख रहे थे कि अगर कोई वायर इन्फिनाइट लेंथ का है और उसमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके बाहर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज उसी के बाद हम ये पढ़ेंगे कि अगर कोई लैमिना है, लैमिना का अर्थ होता है कोई 2D पटल, ठीक है, और जैसे कोई लकड़ी का फ्रेम मान लो, और वो कुछ अलग भी है तो लकड़ी का फ्रेम बेस्ट एग्जाम्पल है, और उसके पूरे सरफेस में चार्ज बटा हुआ है, पूरे सरफेस में, और इस सरफेस के ठीक बाहर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। बाय फिगर आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम सेइंग। आप ध्यान से देखें, हम एक चित्र के माध्यम से आप ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि आप क्या समझेंगे यहाँ और हम क्या समझाएंगे। ये कोई पटल हो गया और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है इस तरह से, ठीक है। और इस प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो फिर गाउस थ्योरम लगानी है, और गाउस थ्योरम लगानी है तो पृष्ठ को बंद करना है, तो पृष्ठ को बंद करना है। एग्जैक्टली आप सही सोच रहे हैं, पृष्ठ को बंद करेंगे हम लोग। इस तरह से पृष्ठ बंद हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे ये कोई पॉइंट P है और सिलेंडर कंप्लीट कर लेते हैं। ये पॉइंट P डैश है और ये चूँकि पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करेंगे तो आउटसाइड होगा, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करेंगे तो भी आउटसाइड होगा। क्लियर। और यहाँ पर हमने कोई माइन्यूट एरिया मान लिया है dA, और यहाँ पर भी हमने कोई माइन्यूट एरिया मान लिया है dA, ठीक है। और चूंकि सिलेंडर में अभी हम उसके कर्व पोर्शन में नहीं गए हैं, इसलिए यहाँ भी हम एरिया मान लेते हैं इस तरह से। हालांकि अगर इस एरिया को किसी भी कंडीशन में, किसी भी पॉइंट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर एनालिसिस करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसलिए इस कर्व सरफेस से कोई भी फ्लक्स नहीं निकलेगा। क्लियर। अब आपको दो जगहों से फ्लक्स कैलकुलेट करना है, यहाँ से और यहाँ से। पॉइंट P से गुजरने वाला माइन्यूट फ्लक्स, अवयव फ्लक्स, जिसे आप कहेंगे डी फाई इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, और चूंकि यहाँ पर एंगल दोनों के बीच में 0 है, इसलिए इसको लिख सकते हैं डी फाई इक्वल टू ई डी ए। इस सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स निकालना है। इसका मतलब ये है कि हम इसका सरफेस इंटीग्रल करेंगे, क्योंकि सरफेस का निकाल रहे हैं। तो टोटल फ्लक्स फाई इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ई डी ए, और यहाँ से फाई इक्वल टू होगा ई ए, ठीक है। अब इधर पॉइंट P डैश से आ जाइए, एज वेल एज फ्रॉम पॉइंट P डैश। पॉइंट P डैश हमसे क्या बोलता है? पॉइंट P डैश हमसे कहता है ठीक ऐसे ही डी फाई इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, और चूँकि यहाँ पर भी दोनों सेम डायरेक्शन में है, एंगल 0 होगा, इसलिए आप इसको बोलेंगे डी फाई इक्वल टू ई डी ए या ई डी ए कॉस 0। इंटीग्रेट कर देंगे तो फाई इक्वल टू आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल ई डी ए।
अब देखिए, चूंकि यहाँ पर हमें इस सिलेंडर की रेडियस नहीं मालूम है, इसलिए हम इसको पाई आर स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए हमने उसके एरिया को ए मान लिया। अच्छा, एरिया इधर भी ए है, इधर भी एरिया ए है। इसका कारण ये है कि कॉक्सियल है, समाक्षीय है, अक्ष दोनों ही दशाओं में बराबर हैं। तो फाई इक्वल्स टू ई ए आ जाएगा। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि इस पूरे लैमिना में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कितना फ्लक्स निकलेगा, तो लैमिना से या इस बेलन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स इस बेलन से कितना गुजरेगा, तो इधर से गुजरा था ई ए, इधर भी गुजरा था ई ए, और इधर से गुजरा था 0, तो हम इसको बोलेंगे 2EA। समझ रहे हैं आप। अब बाई गॉसेस थ्योरम से हम बात करेंगे, तो इसको बोलेंगे Q बाई एप्सिलॉन 0 2EA, और यहाँ से E इक्वल्स टू आएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। अब ये देखिए, चूंकि आपने एरिया को इंक्लूड कर लिया है, लेकिन अगर आप इस एरिया को इंक्लूड करते हैं तो सिर्फ यहीं तक सीमित हो जाएंगे, जबकि आपके पास तो ये पूरा लैमिना है। इस तरह के नंबर ऑफ सिलेंडर्स आर पॉसिबल हेयर, बहुत सारे बेलन यहाँ बनाए जा सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अभी हम इसके एग्जैक्ट कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे हम कहते हैं पृष्ठावेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू Q बाई ए। तो यहाँ से अगर Q को रिप्लेस करेंगे तो Q इक्वल्स टू सिग्मा ए आएगा। ये वैल्यू यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो वी गेट सिग्मा ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए से ए कैंसिल, और यहाँ E आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। आई थिंक आप सब लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 कैसे आ रहा है। यानी हम ये समझ पाए कि किसी भी अचालक चादर के कारण बाहर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होता है। इससे एक यह भी निष्कर्ष निकला, बहुत शानदार निष्कर्ष है, एग्जाम ने भी पूछा है और कंपटीशन भी पूछ सकता है, आप इसका ध्यान रखेंगे। क्या आपने स्टार्टिंग में जब पॉइंट चार्ज लिया था तो आपने कहा था पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होगा। जब आपने डाइपोल लिया तो आपने कहा E प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होगा। जब आपने एक इन्फिनाइट लेंथ का कोई कंडक्टर वायर लिया जो चार्ज था, उसके लिए E प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा। और अब किसकी बात आती है, अब बात आती है लैमिना की। आप देख रहे हैं लैमिना में कहीं पर भी r नहीं है, इसका मतलब E प्रोपोर्शनल टू r की पावर 0 होगा। बहुत शानदार बात है, कई बार आप एग्जाम में देखे होंगे, अनसॉल्व पेपर्स में देखे होंगे। तो इस तरह से बच्चों ये डेरिवेशन आपका समाप्त हुआ। अनंत विस्तार की आवेशित अचालक चादर के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। वंस अगेन आप ध्यान रखेंगे ये अचालक चादर है, विस्तार अनंत है। अब चालक चादर के लिए भी होगा, लेकिन इसकी चर्चा हम किसी अगले वीडियो में करेंगे, जहां पे आप देखे होंगे कभी कभी इसी में सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 खाली लगता है, कभी कभी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 लगता है, और ये दोनों ही चालकों के लिए होता है। जैसे कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं, चालक के लिए सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 ही होता है, ऐसा नहीं है। चालक के लिए सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 भी होता है, और चालक के लिए सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 भी होता है। वो कंडीशंस पर डिपेंड करता है। जिन कंडीशंस की चर्चा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम जरूर बताएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें।